हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए और यूपीएचसीएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए और तमाम जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, दूसरे स्टेट पीसीएस हो, या किसी भी एग्ज़ाम में अगर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लाभदायक भी है। सो लेट्स बिगिन। तो अभी तक हमने 40 टेस्ट सीरीज़ कर ली है, जिसमें से पिछली कुछ जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी उसका आज जो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन होगा, जो इससे पहले हम इस टेस्ट सीरीज़ के 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इससे पहले कि हम बात शुरू करें, कैपिटल स्टडी सर्कल आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देना चाहेंगे कि ये कैपिटल स्टडी सर्कल अब दिल्ली के बाद लखनऊ में भी आ चुका है, और जो लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे अलीगंज ब्रांच में हमारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तमाम सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि क्योंकि इलाहाबाद को छोड़ के यूपी के अंदर कोई और इस तरह का जो अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं था, तो हमने दिल्ली के बाद यहाँ भी शिफ्ट किया, और जो स्टूडेंट्स हमसे दिल्ली में जुड़े हुए थे वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि एक तो बहुत ज़्यादा हिंदी में हो जाता है, जो हमारे इलाहाबाद की कोचिंग्स है वो बहुत ज़्यादा हिंदी में बोलती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो इन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई की है या थोड़ा सा कंफर्टेबल पूरी तरह से हिंदी में नहीं है, तो उनके लिए भी है कि हम लगातार बाइलिंगुअल तरीके से आपको चीज़ों को बताते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं हम लोग। 51 नंबर जो है क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो हम सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति, जो इसको हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन इंग्लिश में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, ये भी याद रखिए। कई बार अलग अलग क्रांतियाँ जोड़ जाती हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ था, चाइना की क्रांति कब हुई थी, रूस की क्रांति कब हुई थी, इस तरह की जगह जैसे। तो 1789 ये हुआ फ्रेंच। अगर हम देखें 1688 में क्या हुआ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ब्रिटेन का। 1917 में क्या हुआ, तो सोवियत या बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं इसको, या जो लेनिन की क्रांति कहते हैं, अलग अलग, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं उसको, तो अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन रसिया से रिलेटेड 1917 की। इसके अलावा 1950 में चाइना की क्रांति हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को सीक्वेंस में लगाने का भी आ सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका 1789 में नारा क्या था ये पूछा गया। तो नारा सभी जानते हैं, इंग्लिश में लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी का मतलब समानता, तो इसमें समानता कहाँ पे है, समानता सिर्फ यहाँ पे है। फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व, बंधुत्व इन दोनों में है, लेकिन ये समानता सिर्फ एक में है, यहाँ पे। और इसी क्रम में अगर देखेंगे तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा था। और ये नारा इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसीज़ होती हैं इस नारे के साथ काम करती हैं, और फ्रांस में तो ये करती ही हैं। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद तो कैसे आएगा, केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, केवल पश्चिमी देशों में आएगा, धीमे धीमे आएगा, खूनी क्रांति से आएगा। तो जो लोग फेबियन समाजवाद के जो थिंकर्स हैं, अगर उनको जानते हैं, उससे अगर देखेंगे तो उसमें बड़े नाम क्या क्या हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो हम कहेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तो ये बड़ा नाम है। ग्राहम वेलेस का नाम है, या फिर सिडनी एंड पैट्रिक वेब का नाम है। इस तरह के तमाम सारे, बाद के अगर देखें तो लास्की और GDH कोल, ये सब लोग हैं जो लेबर पार्टी से रिलेटेड थे, वो भी हैं। तो अब ये खूनी क्रांति की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि मार्क्सवादी तो कहते हैं, लेकिन बाकी ये लोग नहीं कहते।
उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा? ऐसा नहीं है। ये समाजवाद, फैबियन समाजवाद, जो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है कंट्री वहाँ भी बात करते हैं, इंडिया में भी बात होती है फैबियन समाजवाद की। केवल पश्चिमी देश में आएगा तो फिर ये गलत हो जाएगी थ्योरी। तो धीरे धीरे आएगा। इसका बेसिक आइडिया क्या है कि ग्रेजुअल प्रोसेस से, पीसमिल प्रोसेस से धीरे धीरे आएगा फैबियन समाजवाद, और ये बिलीव करते हैं कि लगातार लोगों के दिलों को परिवर्तित करके फिर समाजवाद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर पे देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि स्वाभाविक मीन्स पहले तो ऑर्गेनिक, कि राज्य भी एक ऑर्गन की तरह काम करता है, मतलब जीव की तरह काम करता है। राज्य और जीव जैसे हमारी बॉडी काम करती है उसी तरह से ऑर्गेनिक है राज्य भी। इस तरह की चीज़ें कौन देखता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर, आदर्शवादी, समाजवादी, संविदावादी, धर्मतांत्रिक होगा। आदर्शवादी मीन्स आइडियल, समाजवादी सोशलिस्ट, संविदावादी सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले, और धार्मिक थियोक्रेटिक। तो कौन है इसमें से मानता है कि ऑर्गेनिक है? तो ऑर्गेनिक मानते हैं आदर्शवादी, कि एक बॉडी की तरह है और उसमें सब कुछ परफेक्ट रहेगा तभी स्टेट काम करेगा। समाजवादी वर्ग में बांट देते हैं, क्लास में। संविदावादी कहते हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। धार्मिक तंत्र वाले तो धर्म को ही मानते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा 53 का ए। आगे बढ़ते हैं, 54 पे जाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्य ही नगर था और चर्चा भी, चर्च भी यहाँ। यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो कहाँ पे ऐसा था? तो अगर ये देखें कि एक समय में राज्य नगर भी था, चर्च भी था, जो चर्चा भी होती थी, मतलब ये तो कहाँ पे होगा? स्विस कैंटनों में, पेरिस नगर में, फ्रांसीसी नगरों में, यूनान नगरों में। तो यूनान के नगरों का अगर देखें तो यूनान के नगर में ही बहुत छोटे सिटी स्टेट, इसको हम कहते हैं नगर राज्य। तो नगर राज्य जो हैं वो कहाँ पे थे? यूनानी नगरों में थे। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान, ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, तो पुराना क्वेश्चन होने के साथ ही ये जो है थोड़ा सा मतलब आज के समय में तो बहुत आसान हो जाएगा कि जो बाइडेन कौन है। तो सबको मालूम है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन से नंबर के हैं? 46 नंबर के हैं। लेकिन उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्वेश्चन को घुमा देगा कि इससे पहले वो क्या रहे हैं। तो वो क्या रहे हैं? विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, सीनेट के अध्यक्ष। तो जो बाइडेन अभी किस पार्टी के हैं? अगर देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी के भी हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उससे पहले कौन था? अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले प्रेसिडेंट थे, तो वो किस पार्टी के थे? रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन इससे पहले थी, तो उससे पहले वो कहाँ पे थे? जब बाराक ओबामा राष्ट्रपति थे उस समय ये उपराष्ट्रपति थे जो बाइडेन। तो जो बाइडेन उपराष्ट्रपति रहे हैं उससे पहले। तो क्वेश्चन कभी घुमा कर पूछ सकता है कि बाराक ओबामा की गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियलशिप में कब जो बाइडेन का क्या पोजीशन थी? तो जो बाइडेन उस समय 47वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो अभी क्या हो गए? 46 नंबर के प्रेसिडेंट। तो ये बेसिक आइडिया है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, 46 नंबर पर पहुंच जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका। तो हम सभी जानते हैं कि माओ चीन के थे। तो चीन के अंदर जो क्रांति आई उसको कहते हैं पीजेंट रेवोल्यूशन या कृषक क्रांति। अब यहाँ पे कृषक क्रांति क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अब यहाँ पर भूमिका पूछा है, तो वैसे मैंने बात में बोल ही दिया। प्रतिक्रियात्मक होगी, शून्य होगी, महत्वपूर्ण होगी, महत्वहीन होगी। अगर मार्क्स का यहीं पे पूछ ले तो महत्वहीन है, क्योंकि उनकी जो भूमिका है वो मार्क्स बोलते हैं कि किसान और कृषक जो कम्युनिटी है वो
क्या कहते हैं, तो माओ जो है वो मार्क्स के आइडिया को पलट देते हैं। जहाँ मार्क्स कहते हैं कि जो किसान है वो आलू के बोरे की तरह है, अपने से कुछ नहीं कर सकता, वहीं पे माओ जो है, क्योंकि मज़दूर बहुत कम थे चीन के अंदर, तो मज़दूर क्रांति करना बहुत मुश्किल था, तो वो, और दूसरा जो मार्क्स का आइडिया पलट देते हैं, वो कहते हैं कि क्रांति हमेशा केंद्र में होगी, शहरों में होगी जहाँ मज़दूर है, और धीरे धीरे फैलेगी पेरीफेरी की तरफ, कोर से पेरीफेरी की तरफ। लेकिन ये उल्टा करते हैं, किसानों को यूनाइट करते हैं और बाहर से पेरीफेरी से, परिधि से केंद्र की तरफ आते हैं और पूरे चीन पे मार्क्सवादी जो आइडियोलॉजी है उसकी क्रांति करते हैं, और अंत में वहाँ पे माओ उसको इस्टेब्लिश भी करते हैं और एक कम्युनिस्ट चाइना बनाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़, अगर माओ के हिसाब से पूछ रहे हैं तो महत्वपूर्ण हो जाएगी, और अगर यही चीज़ मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछते तो क्या होता, वो महत्वहीन होगी। और अगर मजदूर के कॉन्सेप्ट से मार्क्स का पूछें तो प्रतिक्रियात्मक होगी। तो सही आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 57, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में इनमें से किस पर अधिक जोर दिया गया है? तो ये जो एक बड़ा इशू है कि सिंडिकेलिस्ट समाजवाद, हमने समाजवाद का फैबियन समाजवाद पे भी देखी बात कि फैबियन समाजवाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे आएगा समाजवाद। और इसी तरह से अगर हम सिंडिकेलिस्ट समाजवाद को देखें तो सिंडिकेट बनाने की बात करते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं: असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर, सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर, कृषकों श्रमिकों पर एकता पर, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। तो ये 4 में से कौन सा सही होगा? असंगठित श्रमिकों की बात नहीं करते, शांतिपूर्ण आंदोलन तो है लेकिन असंगठित श्रमिकों की बात नहीं करते, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की बात नहीं करते, तो ये गलत हो गया। सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर ये भी नहीं करते। कृषकों के श्रमिकों पर, इस पर माओ तो बात करते हैं, सिंडिकेलिस्ट नहीं करते। तो क्या बचा? श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल। तो इनका जो आइडिया है कि जो हड़ताल है या स्ट्राइक करके हम जो पूंजीपति हैं उनसे अपनी बात मनवाएंगे, और धीरे धीरे जो गैप है, जो बहुत ज़्यादा कम सैलरी दी जाती है जो नीचे के लेबर क्लास है उसको, वो हम अपने धीरे धीरे एक इक्वलिटी की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें जो प्रॉफिट है वो उसका शेयर मज़दूरों को भी मिलेगा, ना कि सिर्फ जो मालिक है उसको मिलेगा। तो ये जो चीज़ है सिंडिकेलिस्ट कहते हैं, और उसका हथियार क्या बताते हैं कि हड़ताल कर दो। हड़ताल करने पे जो नुकसान होगा मालिक का, तो उसको समझ में आएगा कि हमारी वजह से ही जो मज़दूर है उसकी वजह से ही आपको प्रॉफिट हो रहा था, तो उस प्रॉफिट में जो शेयर है वो मज़दूर का भी होना चाहिए। इस तरह की बातें सिंडिकेलिस्ट जो हैं वो समाजवादी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि क्या है। इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है? तो मैक्स वेबर हम सभी लोगों ने पढ़ा है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा जो सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र पढ़ते हैं उसमें मैक्स वेबर पढ़ा जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है जो वो मैक्स वेबर का ही है। ऑल दो टर्म ब्यूरोक्रेसी विंसेंट डी गॉर्डने ने बताया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे सबसे अधिक काम जो है वो मैक्स वेबर करते हैं, और बहुत बड़े समाजवादी समाजशास्त्री थे। तो अब इस पे देखिए, संसदीय वर्चस्ववाद, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, नैतिक संप्रभुता, चमत्कारी नेतृत्व। तो ऐसा कौन सा इसमें से है जो वेबर जिसमें बात करते हैं? तो इन तीनों में से, अगर चारों में से देखें तो चमत्कारी नेतृत्व जो है इसकी बात जो है वो कहते हैं। और 3 टाइप के नेतृत्व या कहते हैं अथॉरिटी जो है वो बताते हैं कैसे कैसे, कि ट्रेडिशनल या जिसको हम कहेंगे पारंपरिक, दूसरा है जो करिश्मेटिक या चमत्कारी, जिसको बात यहाँ पे लिखी हुई है। तीसरा जो है वो क्या कहते हैं? रैशनल लीगल मतलब तार्किक और कानूनी अथॉरिटी या लीडरशिप। तो ये तीनों में से सिर्फ यहाँ पे एक दिया हुआ है, चमत्कारी नेतृत्व।
बाकी ट्रेडिशनल और लीगल रैशनल, ब्यूरोक्रेसी को ये लीगल रैशनल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर से रिलेटेड 3 जो अथॉरिटीज़ हैं या पावर है या लीडरशिप है, रैशनल, लीगल, करिस्मेटिक, ट्रेडिशनल। ब्यूरोक्रेसी को ये इसीलिए अच्छा कहते हैं क्योंकि वो रैशनल, लीगल है, तार्किक है, कानूनी है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परवर्ती रूप माना जा सकता है? ये लगभग बचपन में हम लोग जब पहला सुनते हैं यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ही पढ़ाया जाता है कि ये किसका कह सकते हैं किसको बना के हटा के उसको यूएन बनाया गया। तो ये सबको मालूम है, लीग ऑफ नेशन। तो ये लीग ऑफ ऑल नेशन लिखा गलत है, लीग ऑफ यूरोपियन नेशन गलत है, लीग ऑफ यूरोपियन नेशन ये भी गलत है, लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस, ये लीग ऑफ नेशंस कब बना था? वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद 1920 में, जनवरी 10 कह सकते हैं एग्जैक्ट डेट। और इसी को बाद में बनाया गया कि राष्ट्रों के बीच शांति हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता है। तो बाद में लीग ऑफ नेशन को ख़त्म करके 1945 में यूनाइटेड नेशन बनता है, जो फाइनली जो 1946 में फाइनली डिसबैन हो जाता है लीग ऑफ नेशन और 1945 में यूनाइटेड नेशन बन जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य आप इसमें इस तरह की बातें की, प्रमुखतः सत्य है, प्रमुखतः असत्य है, अर्थहीन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको ये देखना है कि व्यक्तिवादी विचारक क्या कह रहे हैं। व्यक्तिवादी विचारक जो है वो राज्य को अनिवार्य बुराई, तो अनिवार्य मतलब, और बुराई भी बोल रहे हैं तो एविल, अनिवार्य मतलब नेसेसरी, नेसेसरी एविल बोल रहे हैं व्यक्तिवादी, इंडिविजुअलिस्ट, या हम कह सकते हैं इंडिविजुअलिस्ट को कहते हैं जो लिबरल हैं उनको भी कह सकते हैं। तो लिबरल और जो इंडिविजुअलिस्ट है वो क्या कहते हैं, अनिवार्य बुराई, नेसेसरी एविल, है तो बुराई लेकिन ज़रूरत भी है, क्या करें। अराजकतावादी क्या कह रहे हैं विचारक, राज्य को अनावश्यक, अननेसेसरी एविल, ये कहते हैं कि ज़रूरत भी नहीं है और बुराई तो है ही, और उसकी ज़रूरत भी क्या है राज्य की। हम सभी इतने कैपेबल हैं, हम समझदार हैं, आपस में रह लेंगे, कोई बाहर से हमको लगातार नियम कानून बनाता के देता रहे, ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे हैं, अगर आप देखेंगे तो तमाम सारे जो अराजकतावादी या इवन गांधी भी जो हैं, गांधी क्या कहते हैं कि राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है, राज्य जो है दमन करता है, इसलिए गांव ग्राम स्वराज हो, अपने अपने गांव स्वतंत्र हों सब लोग। तो इस तरह की बातें कहते हैं अराजकतावादी, और गांधी भी अपने आप को एक अराजकतावादी कहते हैं खुद भी। तो सही आंसर क्या है, प्रमुखतः सत्य है। कि अगर देखेंगे तो टेक्निकली ये क्या है, ये सही है, प्रमुखतः सत्य है, ऐसी बात सही है। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, इस्लामिक स्टेट नाम आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS या ISIL में क्रमशः आने वाले अंतिम 2 अक्षरों IS और IL का अर्थ है। तो ISIS हम आजकल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ISIS लगातार सुनते रहते हैं। ISIS लड़ाके जो चाहे वो सीरिया के अंदर हो या लीबिया के अंदर हो, तो आप देखेंगे कि कहाँ पे हैं ये लोग। तो लीबिया में भी हैं, लेकिन यहाँ पे लीबिया की जगह लिवांट है। तो इराक, ISI का मतलब होगा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो इराक एंड सीरिया हो गया। IS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांट, तो इराक एंड लिवांट, ये पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें भी इराक एंड सऊदी अरेबिया में इतने एक्टिव नहीं है, लेबनान में भी नहीं है, इराकी सुन्नीज़ नहीं है, इराकी लिबरेटर्स नहीं है, उपयुक्त में से ये सारी चीज़ें गलत है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या बात की गई है, यहाँ पे आ गए हम लोग हॉब्स के ऊपर।
तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन की, प्राकृतिक अवस्था का मतलब स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स किसकी बात करते हैं? स्टेट ऑफ नेचर की। जब राज्य नहीं था तो किस में रहते थे हम? स्टेट ऑफ नेचर में, प्रकृति की अवस्था में। तो हॉब्स, और उसमें कहते हैं मानव का जीवन कैसा था। तो मानव का जीवन अगर हम देखें तो क्योंकि हॉब्स जो थे वो बहुत ही बुरे समय में पैदा हुए थे, लगातार क्रांति हो रही थी और खूनी क्रांति हुई अब ब्रिटेन के अंदर। तो वो कहते भी कि मैं और डर जो है वो जुड़वा भाई हैं, ये एक साथ ही पैदा हुए। कि डर भी पैदा हो गया था ब्रिटेन में कि राजशाही ख़त्म हो जाएगी, फिर एक कैसा सिस्टम आएगा पता नहीं। तो उसमें वो उनका जो था, उसकी वजह से उनके दिमाग में मनुष्य के जो नेगेटिव आइडिया था कि आदमी बहुत ही खराब है। तो अब इसमें से देखें, एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अकल, अल्पकालिक था, एकांकी किंतु शांतिपूर्ण था, सामाजिक और सहयोग किंतु दरिद्र था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने बोला निगेटिव है, तो इसमें क्या कहता है? सबसे अधिक निगेटिव कौन सा जा रहा है? ए जो है इसका सबसे अधिक। एकाकी, सॉलिटरी, निर्धन, पुअर, निंदनीय, ब्रूटल, अकल, अल्पकालिक, शॉर्ट, कि उसकी जो लाइफ थी, नास्टी, ब्रूटिश, सेल्फिश, शॉर्ट, इस तरह के जितने भी नेगेटिव टर्म हैं वो यूज़ करता था मानव जीवन के लिए। और बोला कि इसी से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सामाजिक समझौता करना पड़ेगा। और उस सामाजिक समझौता से क्या बनेगा? स्टेट बनेगा, जिसको बढ़ता है सिविल सोसाइटी, और वो उसका नाम देते हैं लेवियाथन। तो लेवियाथन इनकी बहुत फेमस बुक है, उसी में कहते हैं कि ये सारी शक्तियाँ जो है हम इसको दे देंगे, अब ये जो बताएगा उसको अकॉर्डिंग हम काम करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर पर चले जाते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किसका लेखन नहीं किया? डॉक्टर अंबेडकर की जो बुक्स हैं अगर हम जानते हों, पढ़े हों, तो उसमें देख सकते हैं कि हु आर द शूद्रास, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो हम सभी जानते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत फेमस बुक है डॉक्टर अंबेडकर की। पाकिस्तान अ पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत फेमस बुक है। हु आर शूद्रास, ये भी बहुत सुना। तो ये बुक नहीं है इनकी, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं, 64 पे हम देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेश, जिसको हम सार्क भी कहते हैं, हमने पढ़ा भी था सार्क के बारे में कि सार्क किन कंट्रीज़ का अपना संगठन है, की तुलना में निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? बताइए कि गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेश की तुलना कौन सी एक्टिविटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, कौन सी चीज़ करना, किससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं? तो सार्क क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है। तो क्षेत्रीय संगठन क्या करते हैं? आपस में कोऑपरेट करते हैं, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इस तरह की चीज़ें यूजुअली सभी क्षेत्रीय संगठन होता है। तो आसियान भी एक क्षेत्रीय संगठन है, तो यूरोपीय संघ भी क्षेत्रीय संगठन है, अफ्रीकी संघ भी क्षेत्रीय संगठन है, और नाटो एक क्षेत्रीय संगठन के जगह पे अगर आप देखेंगे तो क्या है? एक सिक्योरिटी ग्रुप है, जहाँ पे यूरोप के देश है, यूएस है, कनाडा है, इस तरह की कंट्री है, 30 कंट्री मिलके बनाए। अब ये जो नाटो है सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी पे ध्यान देता है, कलेक्टिव डेवलपमेंट पे ये लोग ध्यान देते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो ये गलत हो जाएगा, नाटो नहीं हो सकता इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि तुलना में निम्न उचित नहीं है कि नाटो से किया जाए, क्योंकि नाटो क्या करता है? सिक्योरिटी भी बात करता है, डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों के लिए G7 और दूसरे ग्रुप हैं, तो वहाँ पे है। लेकिन ये आगे बढ़ते हैं, नाटो से कंपेयर नहीं किया जा सकता। 65 नंबर क्वेश्चन करता है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, इस पुस्तक के लेखक। तो ये बहुत फेमस बुक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, हु गेट्स हाउ। और इस बुक में इन्होंने बताया है कि किस तरह से अलग अलग जगह पे पॉलिटिक्स होती है, और उसको डिफ्रेंशिएट भी किया है कि जो पावर है
वो किस तरह से अलग अलग सोसाइटी में काम करती है, जो डेवलप कंट्री है उसमें किस तरह से होती है, या जो डेवलपिंग कंट्री है और जो अंडर डेवलप कंट्री है उसमें किस तरह से पावर काम करता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चार्ल्स मरियम, जॉन बोल्टन, हेरोल्ड लासवेल, नेथन ग्लेजर। तो इसका सही आंसर सभी को जिन्होंने पढ़ा है या जो नहीं जानते वो जान ले कि हेरोल्ड लासवेल है, अदरवाइज तो हेरोल्ड लासवेल यूजुअली फेमस है। 65, 66। तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? लॉक जो है, अब हमने अभी हॉब्स की बात की थी, हॉब्स मनुष्य को कैसा मान रहे हैं? नेगेटिव। उसी समय में लॉक जो है वो क्या कहते हैं? पॉजिटिव है, कि सही है, अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें से कुछ लोग खराब है, इसलिए हमको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब ये हमने हॉब्स के समय बताया था, ब्लड जो है ब्लड रेवोल्यूशन हुआ था, खूनी क्रांति हुई थी। उसी समय में अगर हम देखें तो लॉक के समय में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, और ये क्या हुआ था? इसमें बिना खून खराबे के ही सत्ता को बदल दिया गया था, और ये माना गया कि मनुष्य आपस में मिलजुल के बात करके चीज़ों को, राज्य की स्थापना कर सकता है। तो ये कब हुआ है? तो एक तो हिंसक क्रांति नहीं होगी, गृह युद्ध नहीं था, ये अगर देखेंगे तो हॉब्स के समय था। ये दोनों चीज़ें, गृह युद्ध चल रहा था, फिर हिंसक क्रांति होती है, और लेकिन उसके बाद जो है 1655 या 1688, तो 1688 में जो होता है वो स्वर्णिम क्रांति होती है। तो 1688 इसका सही आंसर होगा, और यहाँ पे राजा को फिर से बुलाया जाता है, उनको बनाया जाता है, और उनके नीचे एक हाउस ऑफ लॉर्ड बनाया जाता है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड बताएगा राजा को क्या करना है। तो डेमोक्रेसी की यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है, और इसीलिए जो लॉक हैं वो जो डेमोक्रेसी के फादर माने जाते हैं, एक तरह से लिबरलिज्म के फादर माने जाते हैं, और वो पूरी तरह से अगर यूएस को देखें या दूसरे तमाम सारे जो डेमोक्रेटिक देश हैं, अगर कहीं फंसते हैं तो लॉक का आइडिया को लेते हैं कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी उनका नारा था, लाइफ, लिबर्टी और एंड प्रॉपर्टी। ये चीज़ों को फंडामेंटल राइट की तरह वो देखते थे। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर पे। जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो जयप्रकाश नारायण हम सभी जानते हैं एक समाजवादी नेता थे, और एक गांधीवादी भी नेता थे। गांधीवादी जब तक गांधी जी रहे कांग्रेस में ये रहे, लेकिन उसके बाद ये कांग्रेस छोड़ देते हैं और समाज सेवा करने लगते हैं। और अगर देखें तो बाद में 1970-72 से शुरू होकर 75 तक जो है एक बड़ा आंदोलन भारत के अंदर चलता है, और इंदिरा गांधी के खिलाफ चलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलता है, और उसमें जेपी का बहुत बड़ा रोल रहता है, और इनका नारा आता है संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो समग्र क्रांति मैंने बोल ही दिया, चौखंबा राज नहीं है, सर्वोदय आंदोलन नहीं, भूदान, विनोबा भावे, ये सब लोग रहते हैं। तो समग्र क्रांति आज के समय अगर देखें तो समाजवादी जो मूवमेंट था, आज के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो भी नीतीश कुमार हों, मुलायम सिंह यादव हों, लालू यादव हों, रामविलास पासवान हों, या देवे गौड़ा हों, या दूसरे जितने भी जो समाजवादी नेता थे, वो इनकी देन, इंद्र कुमार गुजराल हो, या इस तरह के तमाम सारे नेता इनकी क्रांति से जुड़े थे, और वो लोग बाद में बहुत देश के बड़े नेता बनते हैं। तो संपूर्ण क्रांति का एक बड़ा योगदान ये भी है कि देश में इतने बड़े नेता दिए। 68 देख लेते हैं। 68 में क्या है? निम्न में से कौन सा वर्ग सतयुग का भाग नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं कि कौन सा नहीं है। तो संधि विग्रह है, यान आसन है, द्विधि विभाव संधि है, षड्यंत्र पंचशील ये तो नहीं है, षड्यंत्र पंचशील जैसी चीज़ नहीं है सतयुग में, तो ये गलत हो जाएगा, डी इसका गलत है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, देखिए आ भी गया।
कि दार्शनिक अराजकतावाद के, सामूहिकतावाद के, नैतिक अंतर्निहितवाद के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने बताया गांधी जी बड़े अराजकतावादी थे, जहाँ पे किसी भी राज्य की उनको ज़रूरत नहीं थी, नियम कानून बनाने वाले किसी सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि ग्राम स्वराज हो या स्वराज जो है, अपने जो छोटे छोटे जो लोगों का गांव है या जो भी यूनिट है वो अपने अपने स्वतंत्र होनी चाहिए, वो अपना डील कर लेगी एक दूसरे से, ना कि राज्य बताएगा कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो इसका सही आंसर अपने आप हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावादी, ये सही आंसर है। 70 देख लेते हैं। ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि, अब यहाँ पे फिर से देखिए बड़ा अच्छा है क्वेश्चन। हमने इससे पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट और इसके बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ा है, बताया भी है कि उसी समय डी लॉम्बे का आपको वो भी बताया स्टेटमेंट, जहाँ पे वो कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसी पार्लियामेंट है जो सब कुछ कर सकती है, सिर्फ आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकती। तो डी लॉम्बे का ये कथन काफ़ी हद तक सही है। यहाँ पे देखें तो सैद्धांतिक ब्रिटिश सम्राट जो है, किंग है वो, या जो मोनार्क है, क्वीन भी हो सकती है, वह सैद्धांतिक रूप से सर्वज्ञाता है क्योंकि सब कुछ जानता है। वह सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, इसलिए वो गलत नहीं हो सकता। वह सदैव पुराने निर्णयों के आधार पर ही कार्य करता है। वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर काम करता है। तो क्यों गलत नहीं हो सकता? क्योंकि वो सदैव कैबिनेट की सलाह पे काम करता है। और कैबिनेट क्या करती है? वहाँ पे जो हाउस है वो बहुत पावरफुल है, वो चाहे तो सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी कानून बना सकती है और उसको ख़त्म भी कर सकती है। तो अलग अलग उसको 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है और उसको अमेंडमेंट करने के लिए अलग से ज़रूरत भी नहीं होती, तो इसलिए 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन इसके लिए अगर वहाँ के संविधान, बिना लिखित संविधान होने के बावजूद भी सुचारू रूप से चलाना, या पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी है उसके पास पूरी पावर है कि वो रोज़ संविधान बदल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नैतिकता का बहुत दबाव होता है और जो मीडिया होता है उसका भी काफ़ी वहाँ पे दबाव होता है। तो इसलिए अभी आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में लगातार प्राइम मिनिस्टर बदले जा रहे हैं। अभी लिज ट्रस बन गई है वहाँ की नई प्राइम मिनिस्टर, और ऋषि सुनक जो रेस में थे लेकिन वो हार गए। तो ये तो होता रहता है, वहाँ पे लगातार प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है बाकी चीज़ों को छोड़ के। तो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? प्लेटो को हम पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो सबसे अधिक फोकस किस पे करते हैं? अगर हम उद्यमिता, शौर्य, क्षुधा, उत्पादन और विवेक पे बात करें तो सबसे अधिक जो फोकस करते हैं विवेक पे करते हैं, जो कॉन्शियसनेस है उस पे करते हैं। उत्पादन, प्रोडक्शन करते हैं कि भाई कि जो कुछ काम नहीं कर सकते, जो दार्शनिक फिलोसफर नहीं बन सकते, या जो लड़ नहीं सकते, जिनके अंदर शौर्य नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन करें, खेती करें, अनाज उगाएं या कोई प्रोडक्शन चीज़ों को करें, और वो समाज में अपना रोल उस तरह से प्ले कर सकते हैं। उसी समय में शौर्य भी जब से हमने बोल दिया, क्योंकि जो सोल्जर क्लास है उसका काम यही है, और ये गार्जियन क्लास में भी आ जाते हैं, और ये क्या होगा? प्रोडक्शन क्लास है। अब उद्यमिता जैसी चीज़ उन्होंने नहीं बताई है, ये गलत आंसर हो जाएगा। इसका सही जो है महत्व किस पे नहीं दिया? उद्यमिता पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इस तरह की चीज़ों पे जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 72 नंबर क्वेश्चन, अरस्तु ने राज्य और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो हाउ डिड अरस्तु क्लासिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द स्टेट्स? तो किस तरह से उन्होंने वर्गीकृत किया है? निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पे, ऑलरेडी रिटन एंड ट्रेडिशनल बुक्स के आधार पे, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पे, धार्मिक प्रभाव के आधार पे, आर्थिक प्रवृत्ति के आधार में। तो धार्मिक आर्थिक तो नहीं है, ऑलरेडी जो है निर्मित उस पर तो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का लेते हैं, लेकिन पारंपरिक रचनाओं पे नहीं का ध्यान नहीं देते, उस पर नहीं करते। तो बचा क्या? शासकों की संख्या। तो उसमें कहते हैं कि कितने लोग हैं, जैसे मोनार्की बना देते हैं कि एक अगर राजा है, एरिस्टोक्रेसी कई हैं,
ओलिगार्की उसका डिफरेंट स्वरूप बताते हैं कि ओलिगार्की हो जाएगा, क्योंकि अगर ये रिच लोग सत्ता में आ जाएं, अपने प्रॉफिट के लिए काम करने लगे, तो इसी तरह से वो बांटते हैं। तो ये सबसे सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर जो है अरस्तु बांट देते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं स्टेट्स का। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर पे देख लेते हैं। अब बस ख़त्म करेंगे और जल्दी ही हम एक क्विक रिवीजन लेंगे 2-3 मिनट के अंदर, ताकि आपको याद रहे। याद रखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना समझना तो ज़रूरी है ही, उससे भी ज़रूरी है याद रखना। जितना पढ़ा है, जितना समझा है, अगर वो एग्ज़ाम हॉल में अगर याद रहता है तब तो कोई मतलब है। अगर वो याद नहीं रहता है, आपको पूरी बात समझ में आ जाए यहाँ लेक्चर में, लेकिन वहाँ पे याद नहीं रहे तो फिर कोई मतलब नहीं। तो आगे बढ़ते हैं 73 नंबर पे। अरस्तु के अनुसार दास्ताप, फिर से अरस्तु से ये क्वेश्चन आ गया। तो अरस्तु, प्लेटो, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, इनको तो ध्यान से अच्छे से समझ के पढ़ लीजिए। और बहुत जल्दी हम लेक्चर लाएंगे के ऊपर, वो भी ओपन कर देंगे। हमारा जो ऑलरेडी क्लास में हम जो पढ़ाते हैं उसको हम यूट्यूब पे भी डालने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग हमको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो भी यूट्यूब पे हमसे जुड़ सकें। दैवी कांड, दैवी दंड का एक रूप और किंतु हानिकारक बताते हैं स्लेवरी को। अप्राकृतिक और अस्थायी बनाते हैं। प्राकृतिक दैवी है किंतु निंदनीय है, प्राकृतिक और लाभप्रद है। तो अब अगर हम अरस्तु को देखें तो अरस्तु एक तो जो दास हैं उनको क्या कहते हैं? सिटीजन नहीं मानते, नागरिक का अधिकार नहीं देते, और बोलते हैं कि दास जो है, जो उनके मालिक हैं, और मालिक के बिना दास रह नहीं सकते, इसलिए दास मतलब दास तो सही है क्योंकि वो लोग रह ही नहीं पाएंगे बिना मालिक के। तो ये आइडिया है इनका। तो कहते हैं कि बहुत नेचुरल है और लाभप्रद है, कि प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि इससे दासों को भी एक मालिक मिल जाता है। और दो धीरे धीरे, क्योंकि उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना गलत है। दासों के साथ अमानवीय व्यवहार अगर लिखा होता तो अमानवीय व्यवहार करना गलत है। और इसी तरह से धीरे धीरे अगर अपने खुद के जीवन काल में अगर देखें तो अरस्तु जो थे अपने दासों को मुक्त कर देते हैं। आखिरी में जब उनकी मृत्यु होने वाली है तो उससे पहले वो मुक्त कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अरस्तु उसको सही तो जायज़ तो ठहराते हैं, लेकिन अमानवीय कृत्य कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक माने जाने वाली कृति पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी है? ये हम कई बार बता चुके हैं आपको। पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी है? जो यथार्थवादी है, रियलिस्ट थिंकर, हैंस मॉर्गनथौ। ऑल्दो सभी इसमें से देखेंगे तो रियलिस्ट थिंकर है, लेकिन हैंस मॉर्गनथौ की पॉलिटिक्स अमंग नेशन बहुत पॉपुलर बुक है। एक तरह से कहें तो बाइबल है यथार्थवाद की। आगे देखते हैं 75 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, हमारे पास कुछ टाइम है थोड़ा सा। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को क्या कहा? हॉब्स का देखिए, हॉब्स, लॉक और प्लेटो से, एरिस्टोटल से, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इनसे पूछा जाएगा। तो हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को इन्होंने क्या बोला? केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए, केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा। तो हॉब्स सामाजिक जो समझौता हुआ उसमें लेवियाथन, जो हमने बात की, इनकी फेमस बुक भी है। और अगर आपने बुक देखी हो तो उसमें लेवियाथन बने हुए बड़े से हाथ के साथ, और नीचे ढेर सारे लोग हैं मुकुट पहने हुए। तो ये बुक का देखने पे पता चलता है। और लगभग क्या कहते हैं, सभी अधिकार सौंप दे, कह के तभी वो संप्रभु होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर अधिकार बढ़ गए तो वो संप्रभु नहीं हो पाएगा राज्य। तो सभी अधिकार, इसका मतलब सी सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं आगे और हमारे डिटेल देख लेते हैं। और इस डिटेल से पहले मैं बता दूं आपको, पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो हमने कल पढ़ा है उसको देख लेते हैं। कि रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सबसे पहली लाइन क्या है? मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर हिज इन चेन। तो सबसे पहले क्या उन्होंने बोला अपनी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है उसमें कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हमेशा वो चेन में रहता है, जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। एरिस्टोटल का आइडिया भी हमने बात की थी कि स्टेट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर गुड लाइफ, कि मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए राज्य की जरूरी है। उसी समय में अगर हम देखें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात हमने कल की थी।
कौन देता है? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर देते हैं। इसी समय में अगर देखें तो ये था कि चार्ल्स डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उसका इंडिविजुअलिज्म में कैसे कौन सी उसमें विचारधारा में यूज़ होता है, तो इंडिविजुअलिज्म में आता है। और उसमें अगर स्पेंसर को देखें तो स्पेंसर उसको आइडिया को पॉलिटिकल साइंस में भी लाते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। इसके अलावा हमने जो सिस्टम थ्योरी के बात की थी कि इनपुट आउटपुट और री इनपुट का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन देता है, तो डेविड ईस्टन देते हैं अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी जो है उसमें। इसके अलावा हमने बात की थी कि कौन जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करता है। ये डेविड डी एइज़नहावर जो 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप से जब हटते हैं तो उस समय उन्होंने बताया कि किस तरह से जो इंडस्ट्री है वो वॉर करवाती है, वो मिलिट्री को इंगेज रखना चाहती है कि लगातार उनका सामान, मिलिट्री का सामान बिकता रहे। क्योंकि होता क्या है कि अमेरिका में सभी चीज़ें प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट कंपनियां हैं वॉर का सामान बनाती हैं, तो अगर वॉर नहीं होगा तो क्या होगा, उनका सामान वेस्ट जाएगा। हमारे यहाँ सरकारी चीज़ें हैं इसलिए वॉर ज़बरदस्ती नहीं करवाती कि कंपनियां अगर आर्म्स फैक्ट्री जो है वो कहे कि वॉर करो हम बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि सरकारी है वो नहीं कराती। इसके अलावा हमने पूछा था कि यूपीएससी और यूजीसी जैसा संस्थान कैसे हैं, तो यूपीएससी तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और यूजीसी बाय एक्ट 1956 वो बना था। इसके अलावा ये भी हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पीस के लिए कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उससे पहले जर्मनी को टैकल करने के लिए कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो माल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके अलावा हमने पूछा था कि या हम लोग बात कर रहे थे कि ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन, कि अपने ऊपर, अपने दिमाग पे, अपने बॉडी पे जो व्यक्ति है वो संप्रभु है। ये किसने कहा था? ये जे.एस. मिल ने कहा था 1859 में। तो जे.एस. मिल जो कि अपने आप को यूटिलिटेरियन, उपयोगितावादी कहते हैं, लेकिन आज के समय हम उनको उदारवादी मानते हैं। इसके अलावा एक्स वाई थ्योरी के बारे में हुआ था कि एक्स जो है कि जिसमें माना गया था कि कामचोर होता है आदमी, वाई कहते हैं कि नहीं, काम अगर आप उसको इंटरेस्टिंग बना के देंगे और जो मैनेजर है वो अगर इन्वॉल्व करेगा तो आदमी काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाता है। तो ऐसे कौन देता है? डगलस मैकग्रेगर देते हैं और ये थ्योरी। इसके अलावा कॉकस प्राइमरीज जो है किससे रिलेटेड है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा जो है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो कहाँ पे स्थित है और इसका काम क्या है, तो एटॉमिक एनर्जी कंट्रोल करना, उसके जो उसके एटॉमिक एनर्जी बनाने में या न्यूक्लियर चीज़ों बनाने में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको कंट्रोल करना। और इसका स्थापना कब हुई थी? 1957 में। उसकी अगर आप देखेंगे कि कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो वियना में है। इसके अलावा हमने लास्ट चीज़ बताते हैं कि यूटोपियन समाजवाद की बात की थी कि यूटोपियन समाजवाद के कौन कौन से थिंकर हैं, तो उसमें सेंट साइमन आ गए, चार्ल्स फ्यूरर आ गए, एलन कैबेट आ गए, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन जो हैं वो पहली बार समाजवाद टर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको लेक्चर सही लगा हो, जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है वो सही लगा हो, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। हमारी जो पूरी लिस्ट है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है और आप नीचे जाके देखेंगे जो टाइटल पेज के नीचे, वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट पड़ी है, तो वहाँ पे आप लगातार देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमको कॉल मैसेज कर ही सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको PDF या इस तरह की कोई भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो या कोई भी जानकारी हो, तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। लगातार हम अपडेट कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में हम और भी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की भी। जो लोग दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, लॉ की, सोशियोलॉजी की, हिंदी की, इस तरह के तमाम सारे जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उनकी। और कुछ ही दिनों के अंदर हम साइंस की भी एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें साइंस से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी कहते हैं असिस्टेंस मिले। इसके अलावा हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो कैपिटल स्टडी सर्कल है, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए असिस्टेंस चाहिए सिनॉप्सिस लिखने के लिए, या जो PhD कर रहे हैं उनके ऊपर भी कई बार
सुपरवाइज़र है वो उनको सपोर्ट नहीं करते सही से, तो कई बार वो बहुत परेशान रहते हैं। तो हम पीएचडी को असिस्ट करने के लिए उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, DU हो, जामिया और BHU, तमाम जगह से हमारे पास एक्सपर्ट जुड़े हुए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जुड़ने। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।